हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 36 सॉल्व करेंगे, जो कि 26 सितंबर की है। यहाँ पे आपको आपका नाम फिल करना है, यहाँ क्लास टीचर का नेम आएगा। आज की इस वर्कशीट में हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की ही जो टॉपिक था, इसी के कुछ आगे के सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि राज्य की दृश्य कल्पना। ये जो राज्य की दृश्य कल्पना है, ये यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में किस प्रकार से दृश्य, चित्र, कविताएं, इन्होंने किस तरीके से एक अहम भूमिका निभाई, इसके बारे में बताया गया है। पढ़ लेते हैं। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। यानी कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो कलाकार थे, उन्होंने किस प्रकार से चित्रित किया, कुछ इस तरीके के चित्र बनाए राष्ट्र को लेकर कि राष्ट्र को, एक देश, एक राष्ट्र कोई राष्ट्र नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। ठीक है। राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया गया, यानी कि राष्ट्र की एक नारी के रूप में चित्र बनाई गई। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो भारत है, हम भारत माता कहते हैं, और कई बार हम इस तरीके के पिक्चर्स देखते हैं कि एक माता की तस्वीर बनी हुई है और लिखा हुआ है भारत माता। तो वो क्या है, वो एक चित्र के रूप में हमें दिखाया गया है कि जो देश है, हमारा जो देश है, वो हमारी माता है, वो हमारा सब कुछ है। ठीक है। तो राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यानी कि राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए, यानी कि एक राष्ट्र को एक मानव का रूप दिया गया, और जिस नारी का रूप दिया गया, जिस नारी का रूप उस राष्ट्र के लिए बनाया गया, वो असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। खास महिला का कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, लेडीज़ में जो महिलाएं हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों में, तो इस तरीके की कोई खास महिला नहीं थी। रैंडम एक नारी की, एक महिला की तस्वीर बनाई गई, जिसको कि राष्ट्र बताया गया कि ये हमारा राष्ट्र है। ठीक है। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी ये वो कोई खास महिला नहीं थी। इसके अलावा राष्ट्र का जो एक विचार होता है, राष्ट्र हित का जो एक विचार होता है, उसके लिए लोगों के मन में एक ठोस विचार आए, एक राष्ट्रहित की भावना बढ़े, ये काम था इस चित्र का, इस दृश्य का। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई, यानी कि राष्ट्र का रूपक बन गई। एक राष्ट्र को एक नारी के रूप में बताया गया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया। यानी कि फ्रांस में जो दृश्य बनाया गया, जो चित्र बनाया गया एक महिला का फ्रांस के रूप में, यानी कि एक फ्रांस इज इक्वल टू नारी। ठीक है। तो उस नारी का नाम क्या रखा गया? मारियाना, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। यानी कि जन यानी लोगों के मन में अपने देश के लिए विचार आए, वो हित के बारे में सोचें। ठीक है। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। अब जर्मन में जो दृश्य बनाया गया, उस प्रतिमा या उस चित्र का क्या नाम रखा गया? जर्मेनिया। ठीक है। ये तो हमें राज्य के दृश्य कल्पना, यानी एक राज्य को दृश्य की कल्पना से हम देख रहे हैं। आगे दिया हुआ है फ्रैंकफर्ट संसद जो थी, वो जर्मन की संसद बनाई गई थी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। यानी कि जो जर्मन के जो इलाके थे, बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन, यानी कि जो भी बड़े बड़े राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल थे, उन्होंने मिलकर, फ्रैंकफर्ट एक शहर है जर्मन में, उस शहर में एक सम्मेलन किया, एक नेशनल असेंबली बनाई। ठीक है। सर्व जर्मन यानी सभी जर्मन के इलाकों को मिलाकर एक
नेशनल असेंबली बनाई। ठीक है, 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यानी कि अब फ्रैंकफर्ट संसद में कितने लोगों को निर्वाचित किया गया था? 1831 लोगों को। ठीक है, और इसकी बैठक कब हुई थी? 18 मई 1848 में। ये संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई, यानी कि सेंट पॉल चर्च है फ्रैंकफर्ट शहर में, उसमें आयोजित हुई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, यानी कि जर्मन को हम एक संविधान के अनुसार चलाएंगे, इसलिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। यानी कि जो संसद के जो लोग थे, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने क्या सोचा था कि जो भी राजा बनेगा, जिसे भी हम अध्यक्षता देंगे, वो संसद के अधीन रहेगा, वो संसद की बातों को मानेगा। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। यानी कि जब प्रतिनिधि, जो नेशनल असेंबली या फ्रैंकफर्ट संसद के जो लोग थे, उन्होंने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को राजा बनाने का सोचा, उसके सामने पेशकश रखी कि हम आपको राजा बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं बनना। और उन्होंने किसका साथ दिया था? जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, यानी कि वो लोग जो संसद के खिलाफ थे। ठीक है, इसलिए और जो राजा फ्रेडरिक थे वो क्यों खिलाफ थे या फिर क्यों उन्होंने अस्वीकार कर दिया था? क्योंकि वो संसद के अधीन रहकर काम नहीं करना चाहते थे, वो अपने मनमर्जी काम करना चाहते थे, अपने मन से शासन करना चाहते थे। ठीक है, कि उनके ऊपर कोई ना हो उनको बोलने वाला या रोकने टोकने वाला। जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया। अब इससे क्या हुआ? कुलीन वर्ग और सेना का विरोध है जो था बढ़ गया। कुलीन वर्ग यानी कि वहाँ के जो लोग थे उनमें और जो सेना थी उन सब का विरोध बढ़ गया था संसद को लेकर। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। और संसद का क्या था? जो आधार था, क्योंकि समाज को लेकर चल रहे थे वो, तो जो सामाजिक आधार था वो कमज़ोर पड़ गया था। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। यानी कि संसद में जो मध्य वर्ग थे, कामकाजी वर्ग, जिनमें मजदूर और कारीगर आते हैं, उनका प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। यानी कि संसद जो थी, संसद में सबसे ज़्यादा प्रभाव या फिर सबसे ज़्यादा लोग कौन से थे जो संसद का साथ दे रहे थे? वो मध्य वर्ग थे, जिनमें मजदूर और कारीगर आते हैं। लेकिन जो संसद थी वो उन मजदूर और कारीगरों की ही मांगों को नहीं मान रही थी, उनकी ही बातों को नहीं सुन रही थी। तो इस तरीके से मजदूरों और कारीगरों का जो समर्थन मिला था संसद को, वो संसद ने खो दिया। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग कर दी गई। ठीक है, आगे दिया गया है राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। अब राष्ट्रवाद में महिलाओं ने भी कुछ भूमिका निभाई थी, कुछ अहम काम किए थे राष्ट्रवाद के लिए। देखते हैं क्या किया था। राजनीतिक संगठन का निर्माण किया था। जो राजनीतिक संगठन बनाए गए थे, दल बनाए गए थे, उनका निर्माण किया था किसने? महिलाओं ने। समाचार पत्रों का प्रकाशन, यानी कि महिलाएं ही थी वो जिन्होंने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, मतलब कि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, इसके लिए महिलाओं ने संघर्ष किया। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। राजनीतिक जो बैठकें होती थी या प्रदर्शन होते थे, महिलाएं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले रही थी, भाग ले रही थी। तो ये उनका योगदान था राष्ट्रवाद के उदय में। आगे हमें प्रतीकों का अर्थ, यानी कि 18वीं शताब्दी में
18वीं 19वीं शताब्दी में प्रतीकों का क्या अर्थ होता था कि कोई प्रतीक दिया गया है उसका क्या मतलब है। मान लीजिए हमारा झंडा है, तिरंगा झंडा, उसे देखकर हमें क्या पता चलता है, ये हमारे देश का झंडा है, ये हमारे देश का प्रतीक है। झंडे को देखकर भारत को हम इमेजिन करते हैं कि भारत इज इक्वल टू झंडा, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ प्रतीक बनाए हुए थे और उनका कुछ अर्थ था, वो देख लेते हैं। क्या था? टूटी हुई बेड़ियाँ, यानी कि टूटी हुई बेड़ियों जैसा एक प्रतीक बनाया गया जिसका क्या मतलब था? आज़ादी मिलना, ठीक है। बाज छाप वाला कवच, बाज का छाप बना हुआ था एक कवच पे और उसका क्या अर्थ था? जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति, यानी कि जर्मन जो समुदाय है उसका शक्ति का प्रतीक था ये बाज छाप वाला कवच। बलूत पत्तियों का मुकुट, अब बलूत की पत्तियों का एक मुकुट बनाया गया था जिसका मीनिंग क्या था? वीरता। तलवार, तलवार जो प्रतीक था इसका क्या मतलब था? मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह, यानी कि तलवार बनी हुई है उस पर एक जैतून की डाली डली हुई है, इसका मतलब है शांति की इच्छा करना, शांति की चाह करना। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, इसका क्या मतलब था? उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, यानी उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे उनका झंडा था ये, क्या? काला, लाल, सुनहरे रंग का एक तिरंगा। उगते सूर्य की किरणों का क्या मतलब था? एक नए युग की शुरुआत, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। जो पहला क्वेश्चन है वो है, राष्ट्र के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान पर चर्चा कीजिए कि दृश्य रूपक जो बनाए गए थे राष्ट्रवाद के उदय में, उसका क्या योगदान था, क्या भूमिका थी, हमें ये बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों ने एक अहम भूमिका निभाई। कैसे? राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने के लिए देशों या फिर राष्ट्रों को चित्र बनाकर मानव रूप में दिखाया गया, यानी कि राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए देशों में कलाकारों ने क्या किया? चित्र बनाए। और चित्र किसके बनाए? मानव के। और वो मानव कौन था? वो राष्ट्र दिखाया गया उस मानव के रूप में, ठीक है। चित्र, अब जैसे कि किसी इंसान को भी हम बेड़ियों में नहीं रख सकते, हम गुलाम बनाकर नहीं रख सकते, उसी तरीके से एक राष्ट्र को भी गुलाम नहीं रहना है, वो भी आज़ादी चाहता है। तो इस तरीके का एक प्रतीक बनाया गया था, दृश्य बनाया गया था। चित्रों को नारी के रूप में दिखाया गया जो कि राष्ट्र का रूपक बन गई, यानी कि जो चित्र थे वो नारी के चित्र बनाए गए थे जो कि राष्ट्र को प्रदर्शित कर रही थी, ठीक है। तो वो नारियां राष्ट्र का रूपक बन गई, वो चित्र, वो नारी का चित्र राष्ट्र का रूपक बन गया, ठीक है। फ्रांस में नारी की छवि का नाम मारियान रखा गया। अब फ्रांस में जो नारी की छवि बनाई गई थी, दृश्य बनाया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था? मारियान। इसी प्रकार से जर्मनी में जर्मेनिया राष्ट्र का रूपक बन गई, यानी कि जर्मनी में जो नारी का जो चित्र बनाया गया राष्ट्र के को दिखाने के लिए, तो उसका क्या नाम रखा गया था? जर्मेनिया। प्रतिमाओं को सार्वजनिक चौराहों पर लगाया गया, यानी कि जो भी चित्र बनाए जाते थे, दृश्य और प्रतिमाएं, मूर्तियां बनाई जाती थी, उनको कहाँ लगाया जाता था? सार्वजनिक चौराहों पर, जहाँ पर सभी लोगों को दिखे और उनके मन में अपने राष्ट्र के लिए भावना जगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान रहा? इस पर चर्चा करनी है हमें, तो आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं की भूमिका या फिर योगदान। पहला पॉइंट क्या है? महिलाओं ने कई राजनीतिक संगठनों का गठन किया। जो महिलाएं थी वो किस प्रकार से अपना योगदान कर रही थी? महिलाओं ने राजनीतिक संगठनों का गठन किया, यानी कि राजनीतिक दल बनाए। समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद को प्रेरित किया, यानी कि समाचार पत्रों में इस तरीके की बातें लिखी गई, इस तरीके के चित्र बनाए गए जिससे कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला।
मताधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। यानी कि अब महिलाओं को उस टाइम पर मत देने का कोई अधिकार मिला नहीं था, तो उन्होंने मताधिकार का जो प्राप्ति थी उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई की, विरोध किया, तब जाके उन्हें मताधिकार मिला, यानी कि वोट देने का अधिकार मिला। राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। जो भी राजनीतिक बैठकें होती थी या प्रदर्शन होते थे उसमें वो भाग ले रही थी ज़्यादा से ज़्यादा, और इस प्रकार महिलाओं ने भी राष्ट्रवाद के उदय में एक अहम भूमिका निभाई। जो दूसरा आंसर है हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। अब फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में हमने जो भी पढ़ा है हमें वो बताना है। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन 18 मई 1848 को किया गया, जिसमें 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुना गया। जो उसका आयोजन था फ्रैंकफर्ट संसद का 18 मई 1848 को किया गया था, उसमें 1831 लोगों को चुना गया था प्रतिनिधि के रूप में। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया, लेकिन जब प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की गई या फिर पेशकश की गई तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, राजा बनने से अस्वीकार कर दिया था, जिससे कि कुलीन वर्ग और सेना का विद्रोह बढ़ गया और अंत में असेंबली या फिर संसद को बंद कर दिया गया। ठीक है, ये हमने थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न प्रतीक चिन्हों का महत्व को, मतलब जो विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। जो भी हमें चिन्ह बताए गए, प्रतीक बताए गए हैं, इनके क्या महत्व थे इसके बारे में हमें बताना है। आंसर देख लेते हैं। यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में विभिन्न प्रतीक चिन्हों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी कि जो यूरोप का जो राष्ट्रवाद था उसके उदय में प्रतीक चिन्हों ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। कैसे? आंसर देख लेते हैं। लोगों के मन में संघर्ष की भावना को बढ़ाना, यानी कि प्रतीकों को देखकर, जो चिन्ह थे उनको देखकर लोगों के मन में संघर्ष की भावना पैदा होती थी राष्ट्रवाद को लेकर। संगठित होकर राष्ट्रवाद के लिए विरोध करना, यानी कि लोगों में ये भावना जगती थी कि हमें इकट्ठा होना है और राष्ट्रवाद के लिए विरोध करना है, हमें अपने राष्ट्रवाद के लिए जो है लड़ाई लड़नी है। राष्ट्रहित के लिए संदेश देना, यानी कि प्रतीक चिन्हों से संदेश मिलता था लोगों को अपने राष्ट्रहित को बढ़ावा देने के लिए। अब जैसे कि टूटी हुई बेड़ियाँ आज़ादी मिलने का प्रतीक बनी, यानी कि लोग जब टूटी हुई बेड़ियों का जो प्रतीक देखते थे तो उनके मन में आज़ादी की भावना आती थी, मतलब वो आज़ादी मिलने का प्रतीक था कि हमें आज़ादी मिल गई है या फिर हमें आज़ादी चाहिए, हमें इन बेड़ियों में नहीं रहना है। आगे, बलूत पत्तियों का मुकुट वीरता और तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक था। यानी कि जो बलूत पत्तियों का मुकुट था वो किस चीज़ का प्रतीक था? वीरता का, वीरों का, और तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक था। यानी कि अगर तलवार बना हुआ है दैट मीन्स मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं हम, ये इस चीज़ का प्रतीक था। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनी, यानी कि उगते हुई सूर्य की किरणों का जो प्रतीक था वो उसका क्या अर्थ मानते थे, उससे क्या संदेश मिलता था? एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनी है वो प्रतीक, वो चिन्ह, उगते सूर्य की किरणें। ठीक है, इस प्रकार हमारी जो ये वर्कशीट है कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ये हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।